नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वेंचुरी मीटर में कैसे होता है वो समझेंगे हम। तो उसको समझने से पहले हम बात करेंगे वेंचुरी मीटर क्या होता है, डेरिवेशन उसका किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसका न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी बातें आज हम डिटेल में करेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में। बात करते हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर क्या होता है? यह एक डिवाइस है जिसका उपयोग पाइप के थ्रू फ्लो होने वाले फ्लूइड के रेट को मेजर करने के लिए किया जाता है, यानी कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर सीधे सीधे बात करें तो यह तीन पार्ट में डिवाइड होता है और तीन पार्ट हैं इसके। नंबर वन शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, नंबर टू थ्रोट, नंबर तीन लॉन्ग डाइवर्जिंग पार्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि ये जो बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल पर, किस पर? बर्नौलीज इक्वेशन पर। जो बर्नौलीज इक्वेशन का प्रिंसिपल पर है उस पर ये बेस्ड होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ये बताया था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, अब ये डिवाइस किस तरीके का होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके तीन पार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं पार्ट की बात करूं तो पार्ट को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ये कुछ पार्ट होते हैं इसमें। ये पहला वाला पार्ट होता है और इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट। शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट ये होता है थ्रोट और इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग पार्ट। डाइवर्जिंग पार्ट। तो तीन पार्ट हो गए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ये तीन पार्ट होते हैं इसके। अगर हम बात करें इसकी कि जो शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट है, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट की जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, ये शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट की लेंथ है और ये हमारा थ्रोट की लेंथ है और ये है हमारा तीसरा डाइवर्जिंग पार्ट। ये डाइवर्जिंग पार्ट की लेंथ होती है। अब ये लेंथ होती कितनी है? अगर मैं बात करूं इसकी तो ये पाइप होता है और पाइप का ये डायमीटर होता है जिसको हम लोग D1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप। किसी भी पाइप का डायमीटर है। तो अब ये जो डायमीटर होता है इसकी लेंथ को जो हम रखते हैं, ये जो हम बता रहे हैं शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट की जो लेंथ होती है 3.5 ऑफ D1, यानी कि 3.5 गुना होती है डायमीटर ऑफ पाइप की। और जो थ्रोट होता है, थ्रोट की लेंथ को हम लोग रखते हैं 1.32 1/2 ऑफ D1 यानी कि डायमीटर ऑफ पाइप। और ये जो लेंथ होती है डाइवर्जिंग पार्ट की, ये 7.5 गुना होती है, यानी कि 7.5 ऑफ D1। इस लेंथ को हम लोग ज्यादा क्यों रखते हैं? जिससे हमारा फ्लो आसानी से हो सके, इस वजह से हम लोग डाइवर्जिंग पार्ट को की लेंथ को ज्यादा रखते हैं, जिससे कोई भी हमारा जो लॉस है फ्लूइड का वो नहीं होता है अगर हम लेंथ ज्यादा रखते हैं तो। अगर मैं बात करूं इसके एंगल की, शॉर्ट कन्वर्जिंग की, तो शॉर्ट कन्वर्जिंग का जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 22 डिग्री के आसपास। और अगर हम इसकी बात करें, ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 5 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री, ये वाला एंगल। अब देखिए एक चीज और होती है, यहां पर मैनोमीटर लगा हुआ होता है, ये यहां पर ये मैनोमीटर लगा हुआ होता है। अब इस के हेड की जो डिफरेंस की बात करें, अब यहां पर क्या है कि इसकी कुछ हाइट होगी। अगर मान लीजिए मैं इस हाइट को लेता हूं और इसके कुछ ये वाली हाइट होगी, तो ये वाला जो डिफरेंस है इसको हम लोग हेड ऑफ डिफरेंस कहते हैं, H। तो ये कुछ इस तरीके से था वेंचुरी मीटर का बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन। और ये जो पार्ट है, तीन पार्ट को डिवाइड हमने कुछ इस तरीके से किया है। अब बात करें हम बर्नौलीज इक्वेशन की। बर्नौलीज इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन का अप्लाई कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम जानते हैं दो पार्ट पर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, हमारा जो वेंचुरी मीटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है ना। अब हम बात करें बर्नौली इक्वेशन पर, ये हमने इस वाले सेक्शन को हमने मान लिया है 1, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है इसको हमने मान लिया 1 और इसको मान लिया हमने 2। ठीक है। अब हम यहां बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन की। तो बर्नौली इक्वेशन सेक्शन 1 पर और सेक्शन 2 पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो हम जानते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, ये वाली बर्नौली इक्वेशन होती है अगर दोनों पार्ट पर हम लोग
अप्लाई करते हैं, यानी कि दोनों सेक्शन पर एक तरीके से अप्लाई करें। तो अगर हम बात करें पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो पाइप हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ डेटम लेना पड़ेगा हमें। हमने यहां पर इसको डेटम मान लिया। इस डेटम से इसका सेंटर अगर बात करें, इसका सेंटर लाइन ये वाली होगी। अगर मान लो Z1 पर ये, और सॉरी सेक्शन 1 पर, सेक्शन 2 पर ये, तो इसको हम लोग Z1 नाम दे दिया और इसको Z2 दे दिया। तो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2। कब? जब हमारा पाइप हॉरिजॉन्टल है। तो Z1 और Z2 जब जीरो हो जाएंगे, Z1 Z2 के बराबर होगा, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जीरो हो गया इस टर्म के बेस पर, बर्नौली इक्वेशन के बेस पर। तो यहां से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो जब ये कटेगा तो इसके बाद बचेगा ये वाला टर्म हमारा। अब इस वाले टर्म में हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है रो जी एच, है ना। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने नेक्स्ट लाइन में, यानी कि इस वाली लाइन में हमने क्या किया है कि P अपॉन रोजी वाला टर्म और V अपॉन रोजी, V अपॉन सॉरी V स्क्वायर अपॉन 2G, ये दो टर्म है। तो हमने P अपॉन रोजी वाले टर्म को एक साथ कर लिया है और V2 स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन 2G वाले टर्म को हमने एक साथ कर लिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि हम जानते हैं P इजिकल टू रोजी एच होता है। तो अगर हम यहां से H की बात करें तो H इजिकल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन रोजी। तो यानी कि ये वाला जो टर्म है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं H, है ना। तो यही मैंने आगे लिख दिया है, H इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G। इसको हमने बता दिया इक्वेशन 1। हम जानते हैं जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। यहां से हमने क्या किया, V1 की वैल्यू को बाहर निकाल लिया है, इस V1 को। अब V1 को जब बाहर निकालेंगे तो ये A1 कहां पहुंच जाएगा, इसके नीचे। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो V1 इज इक्वल टू A2V2 अपॉन में A1, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, ये जो V1 आया है इस V1 को यहां से उठाएंगे और इस जगह पुट कर देंगे हम। तो जब ये यहां पर पुट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब ये पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो जब ये कुछ इस तरीके से आएगा तो अब हम इस टर्म में क्या कर सकते हैं कि इस टर्म में हम लोग यहां पर बाहर निकाल सकते हैं कॉमन V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G। तो जब V2 स्क्वायर अपॉन 2G करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ये वाला टर्म, यानी कि 1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन में A1 का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, तो A1 का स्क्वायर ये बना, तो A1 का स्क्वायर माइनस के A2 का स्क्वायर, ये बन गया यहां पर। तो जब ये बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से V2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। V2 के स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया है, ये वाला। अब V2 के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, H 2G और A1 का स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे ये वाला टर्म आ जाएगा। तो यही हमने यहां पर लिख दिया है। अब अगर आगे बात करें हम, तो आगे हम जानते हैं, तो अगर ये वाला जो टर्म था V2 का स्क्वायर, तो हमने इसको स्क्वायर को हटाने के लिए राइट साइड में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा इसके ऊपर, रूट 2GH, यानी कि A1 इंटू रूट 2GH अपॉन में रूट में A1 का स्क्वायर माइनस के A2 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू वी होता है। अब मान लीजिए सेक्शन 2 पर बात करें तो A2 इंटू V2 हो जाएगा ये वाला। जब A2 V2 होगा तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3, इस वाली इक्वेशन को। अब इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो आया है हमारे पास Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2, हमने Q को यहां पर रख लिया। इसको थ्योरेटिकल बोलेंगे अभी, थ्योरेटिकल क्यों बोलेंगे ये भी अभी बताने वाला हूं। तो QTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब A2 की जगह, अब सॉरी जो V2 है, V2 की जगह हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरी उठा करके इधर रख देंगे। तो यही हमने रखा है। तो इसके बाद क्या आएगा, A1 और आ जाएगा, A1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा ये वाला टर्म बनेगा। अब इसको क्यों थ्योरेटिकल नाम क्यों दिया है कि अगर मान लीजिए CD का मल्टीप्लाई होता है तो उसको एक्चुअल डिस्चार्ज कहते हैं। अगर CD का मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहां पर हम लोग CD का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज बन जाएगा, और इसके साथ CD का मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज में क्या फर्क है, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा पाइप है, इसका एक सेक्शन यहां पर हो गया 1 और एक सेक्शन हो गया 2, है ना। तो अब मान लीजिए इसकी लेंथ कुछ ज्यादा है, तो जब ज्यादा लेंथ होगी तो हमने इसके अंदर पानी को फिलो करा रहे हैं,
जब पानी को फ्लो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर लेकर के जाएंगे तो दूसरे सेक्शन पर क्या होगा कि कुछ हाइट जो है ना पानी की कम हो जाएगी। कम हो जाएगी यानी कि मान लीजिए इस सेक्शन पर हाइट तो ये थी पानी की, और दूसरे सेक्शन पर जो हेड ऑफ वाटर है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो यहां पर मान लीजिए इसको हमने H1 ले लिया और इसको हमने H1 ले लिया और इसको हमने H2 ले लिया। तो हेड का कुछ डिफरेंस आया ये वाला। तो ये किस वजह से आया? ये आया है, हमारे कई सारे रीजन हो सकते हैं। माइनर लॉस की वजह से भी हो सकता है, मेजर लॉस की वजह से भी हो सकता है, आपका पाइप में बेंड है उस वजह से भी हो सकता है, पाइप फूटा हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है, पाइप के अंदर पानी की चोरी हो रखी है उस वजह से हो सकता है। ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा ये हेड के अंदर कमी आ जाती है। इसी को जब भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा यहां से फ्लो होकर के पानी यहां पर जाएगा, अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं लिक्विड में, तो उससे क्या होगा कि कोई ना कोई जो मैंने अभी रीजन बताए उनमें से कोई एक रीजन तो अप्लाई जरूर होगा जिसकी वजह से हमारे हेड में कमी होगी। तो हेड में कमी तो होनी ही है, तो जब हेड में कमी होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल। तो एक्चुअल जब डिस्चार्ज की बात करेंगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज बोलेंगे, है ना। एक्चुअल डिस्चार्ज बात करेंगे उसको कब? जब हमारा हेड में कमी हो रही है। अब वो कमी कितनी हो रही है उसको हम लोग सीडी से मल्टीप्लाई करते हैं। सीडी की एक वैल्यू होती है जो हम अभी बताने वाले हैं। अगर मैं आगे बात करूं एक्चुअल की, तो एक्चुअल का मतलब क्या हुआ कि हम सीडी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब सीडी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कुछ डिस्चार्ज की वैल्यू निकल करके आती है, इसको हम लोग एक्चुअल डिस्चार्ज करते हैं कहते हैं। अब हम बात करें क्यूटीएच थियोरेटिकल डिस्चार्ज, क्यू एसीटी एक्चुअल डिस्चार्ज, सीडी कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। जो सीडी की वैल्यू होती है इस वैल्यू को अगर डायरेक्ट हम पुट करें इतना 0.95 से लेकर के 0.99 हम लोग लेते हैं। जनरली ये वैल्यू जो होती है 0.98। अब जो हेड में कमी हुई थी तो कमी के लिए अगर हम इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं वेंचुरी मीटर के केस में, तो हमें एक्चुअल डिस्चार्ज पता लग जाता है। हमें यह पता लग जाता है कि हमारे हेड में इतनी कमी हुई है, उसी को हम लोग एक्चुअल डिस्चार्ज कहते हैं। ये वैल्यू साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है, इस वजह से हम लोग यही वैल्यू कंसीडर करते हैं। अगर हम आगे बात करें एच की, जिसके बारे में एच बात कर रहे थे, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? द वैल्यू ऑफ एच गिवन बाय यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये जो वैल्यू मिलती है हमें यूट्यूब मैनोमीटर से मिलती है। तो दो कंडीशन होती है। मान लीजिए ये कोई हमारा वेंचुरी मीटर था, ये वेंचुरी मीटर है। अब इस वेंचुरी मीटर के अंदर दो यूट्यूब मैनोमीटर लगे हुए हैं। अब जो मैनोमीटर लगे हुए हैं दो केस होते हैं, एक तो आपका पाइप है ये वाला आपका पाइप है, यहां पर आपका मैनोमीटर लगा होगा। तो एक तो कंडीशन ये है कि मैनोमीटर के अंदर हैवी लिक्विड है और पाइप के अंदर लाइट लिक्विड है। दूसरी कंडीशन ये होती है, हो सकती है कि जो आपका मैनोमीटर है उसके अंदर लाइट लिक्विड हो और जो पाइप के अंदर आपका हैवी लिक्विड हो। तो उनके लिए एच की वैल्यू अलग अलग लेते हैं। अब पहला केस है हमारा ये कि व्हेन हैवियर लिक्विड कंटेन्स मैनोमीटर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज। तो यानी कि ये जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि जो मैनोमीटर है उसके अंदर हैवी लिक्विड है और पाइप के अंदर लाइट लिक्विड है, तब ये वाला फॉर्मूला आएगा हमारा एच का। एच इज इक्वल टू होता है एक्स एस एच अपॉन में एस नॉट माइनस वन। एस एच क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड। एस नॉट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। एक्स है डिफरेंस ऑफ हैवियर लिक्विड ऑफ यूट्यूब। तो ये केस वन हो गया। अब दूसरा केस इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि लाइट लिक्विड आपका मैनोमीटर में होगा और हैवियर लिक्विड आपका पाइप के अंदर होगा। तो यही केस है केस टू, व्हेन लाइटर लिक्विड कंटेन्स मैनोमीटर देन द फॉलोइंग फ्लूइड इज। तो इसके लिए इस केस के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा ये वाला H इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एस एल अपॉन में एस नॉट। एस एल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड, एस नॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड। अब इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल है हमारा वेंचुरी मीटर, यानी कि ये वेंचुरी मीटर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक वेंचुरी मीटर का डायग्राम बना लेंगे। तो वेंचुरी मीटर कुछ इस तरीके का होता है हमारा। वेंचुरी मीटर इस तरीके का होता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये वाला सेक्शन हमारे पास टू है और ये वाला सेक्शन हमारे पास वन है। तो टू जो है थ्रोट पर है, तो इसमें कह रहा है वेंचुरी मीटर हैविंग ए डायमीटर 75 mm एट थ्रोट, यानी कि डी टू इज इक्वल टू, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि डी टू इज इक्वल टू कितना है 0.075 मीटर। अब
दूसरा है एंड 150 mm एट दी एनलार्जमेंट यानी कि 1 पर, तो D1 इज इक्वल टू 0.150 मीटर। अब इसके बाद कह रहा है इज इंस्टॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन 150 mm इन डायमीटर, जो 150 mm डायमीटर का जो पाइपलाइन है कैरिंग ऑयल यानी कि उसके अंदर से ऑयल जा रहा है ना, तो ऑयल जा रहा है यानी कि लाइट लिक्विड है, तो लाइट लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी कि एस नॉट इज इक्वल टू हो गया हमारा 0.9। द डिफरेंस ऑफ ए प्रेशर इन बिटवीन एनलार्ज एंड थ्रोट इज 175 mm, यानी कि यहां पर ये जो 175 mm है ये क्या है एक्स 0.175 मीटर, 0.175 मीटर। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारा बर्न वेंचुरीमीटर का जो फॉर्मूला था उसके लिए हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से A1 और A2 निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो A1 क्या होगा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, और D1 क्या है 0.15 का स्क्वायर। यहां से हम लोग A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो A1 की जो वैल्यू आएगी यहां से आएगी 17.6 इंटू 10⁻³ अब यहां से हम लोग A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं π/4 इंटू 0.075 का स्क्वायर, तो यहां से जो वैल्यू की आएगी 4.41 इंटू 10⁻³ A1 आ गया, A2 आ गया। यहां से हम लोग H की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो H का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हम कह रहे हैं कि पाइप के अंदर जो पानी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ऑयल है, तो दूसरा वाला कौन सा है मरकरी, तो जो मैनोमीटर है उसके अंदर मरकरी है और पाइप के अंदर लाइट लिक्विड है, तो हमारा केस 1 जो मैंने बताया था ये वाला अप्लाई होगा, व्हेन द हेवियर लिक्विड कंटेन्स मैनोमीटर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास H इज इक्वल टू एक्स एस एच अपॉन में एस नॉट माइनस 1, तो H इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.175, एस एच की वैल्यू हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो लाइट लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है लेकिन हैवी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दे रखी है, तो हैवी लिक्विड क्या है यहाँ पर मरकरी है, और मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, तो 13.6 डिवाइड बाई 0.9 माइनस के 1, तो यहां से जो H की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.469 मीटर। अब इसके बेस पे हम लोग आगे बात करेंगे। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला वेंचुरीमीटर में A1 इंटू A2 है ना इंटू √2GH इंटू CD अपॉन में है A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे Q इज इक्वल टू A1 की वैल्यू आई है अभी 17.6 इंटू 10⁻³ इंटू A2 की वैल्यू है 4.41 इंटू 10⁻³ इंटू रूट में आएगा 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81 और H की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी अभी 2.469 2.469 ये हो गया, इंटू CD की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में CD की वैल्यू दे रखी है 0.97। अब अपॉन में आएगा इसका A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A1 है हमारा 17.6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस 4.41 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो यहां से जो Q मिलेगा ये Q कौन सा होगा, एक्चुअल होगा या फिर थ्योरेटिकल होगा, ये एक्चुअल होगा। क्यों, क्योंकि CD की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी Q इज इक्वल टू 30.69 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आएगा Q का, है ना, ये आंसर होगा। ये मीटर क्यूब पर सेकंड में हो गया। अगर मान लीजिए कि लीटर पर सेकंड में बात होगी तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ हट जाएगा यहाँ से, तो 13.69 लीटर पर सेकंड ये भी आंसर होगा अगर लीटर पर सेकंड की बात होगी तो। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेंचुरी मीटर का डायग्राम बना लेंगे। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है इसका, है ना। यहाँ पर आपका सेक्शन 1 होगा और ये वाला सेक्शन 2 होगा, थ्रोट पर, है ना। थ्रोट पर सेक्शन 2 होगा और स्टार्टिंग में जो होगा वो आपका सेक्शन 1 होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डेटा गिवन देखते हैं, क्या डेटा गिवन दे रखा है, उसके हिसाब से डेटा निकालते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं क्या फाइंड करा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर विद डिस्चार्ज कोफिशिएंट यानी कि CD की वैल्यू दे रखी है हमें 0.98, बीइंग यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी दे रखी है किसी भी लिक्विड की 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द पाइप डायमीटर एंट्री टू दी वेंचुरी इज 75 mm। तो एंट्री पर यानी कि D1 की बात कर रहा है, D1 इज इक्वल टू 0.075 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि वेंचुरी थ्रोट हैज एन एरिया, तो यानी कि A2 इज इक्वल टू 1000 mm स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ यानी 10⁻³ बन जाएगा ये मीटर स्क्वायर। अब आगे बात करें, इफ द फ्लो रेट इज यानी कि क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें इसमें 0.011 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कह रहा है डिटरमाइन दी हाइट ऑफ ए डिफरेंस ऑफ ए रिकॉर्डेड ऑन ए यूट्यूब मैनोमीटर, तो यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। कनेक्टिंग द थ्रू टू द अपस्ट्रीम पाइप द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मरकरी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मरकरी कितना दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखा है 13.6। अब इसके अंदर जो पूछा था वो पूछा है आपको एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए उसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला है जिसमें हम लोग डिस्चार्ज निकालते हैं। अब उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, A2 हमारे पास अवेलेबल है, उससे पहले हम बात करेंगे A1 की। तो A1 जो होगा हमारा, A1 हम यहां से निकाल सकते हैं कि π/4 इंटू D1 का स्क्वायर, और D1 की वैल्यू कितनी है 0.075 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा A1 निकलेगा और A1 निकल करके आएगा यहां पे हमारा 4.4178 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और A2 हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम अपना डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर और फिर H की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं यहां पर डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू CD इंटू A1 इंटू A2 अपॉन में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू √2GH। देखिए यहां पर हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी थी मरकरी की 13.6। अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो दूसरी लिक्विड की, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड कैसे निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, जो डेंसिटी हमें दे रखी है डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, दैट इज ये वैल्यू हमारी यहां से निकल करके आएगी 1.03। ठीक है। अब क्या है कि यहां पर जो Q है, हम Q डिस्चार्ज की वैल्यू रख देंगे। तो डिस्चार्ज की जो वैल्यू है 0.011 इज इक्वल टू CD की वैल्यू 0.98 इंटू A1 की वैल्यू है मेरे पास 4.4178 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 10⁻, ये A2 की वैल्यू है 10⁻³ अपॉन में सिमिलरली 4.4178 इंटू 10⁻³ यानी कि A1 का स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू √2GH। √2GH का मतलब 2 इंटू 9.81 इंटू H रूट के अंदर ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलती है हमें H इज इक्वल टू 6.092 मीटर। तो यहां से ये वैल्यू हमारी निकल करके आती है H की वैल्यू। अभी हमने क्या निकाला है,
केवल h निकाला है। अब क्या करेंगे हम यहां पर जो h की वैल्यू हमने निकाली है इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, अच्छा अब इसमें एक चीज और है, एक कंडीशन है हमारे पास, हमने जो दो केस बताए थे उस केस में पहला वाला केस भी इसमें लगेगा, क्योंकि जो लाइटर लिक्विड है वो इसमें भी जो पाइप है उसके अंदर फ्लो कर रहा है और जो मरकरी है वो हमारा जो मैनोमीटर है उसमें है। तो इस वजह से जो पहली कंडीशन थी हमारी वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x एस एच अपॉन में एस नॉट यानी कि लाइटर लिक्विड माइनस के वन इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमारे पास 6.092 इज इक्वल टू एक्स, और एस एच की वैल्यू 13.6 अपॉन में एस नॉट की वैल्यू 1.03 माइनस के वन। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे 0.4992 मीटर। यही वैल्यू हमें इसमें पूछी थी, तो यही हमारा आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है इसमें तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि वेंचुरीमीटर क्या होता है, वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन समझ में आया होगा, और जो वेंचुरीमीटर के दोनों न्यूमेरिकल कराएं ये भी इंपॉर्टेंट हैं और ये भी आपके समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की, यानी कि ऑरिफिस मीटर की। फिर उसके बाद पार्ट 3 बनाऊंगा मैं और उसमें बात करेंगे हम पिटोट ट्यूब की।